अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के। ठीक है, तो जी आज का हमारा ड्रग के हवाले से, इससे पहले टॉपिक में हम इलीगल ड्रग पढ़ चुके थे। आज हम लीगल ड्रग को पढ़ने जा रहे हैं। तो जी, लीगल ड्रग हो या इलीगल ड्रग हो, आपके कोर्स में अल्कोहल और निकोटीन दो, और इसके अलावा इलीगल ड्रग में कैनबिस और हीरोइन, जो इससे पहले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। जी, वो एक चीज रह गई थी, नारकोटिक ड्रग। ये लफ्ज आपको नजर आ रहा है। ये उन ड्रग को कहते हैं कि जो कि नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर है। आपको पता है कि नर्वस सिस्टम में दो किस्म के डिसऑर्डर होते हैं, या विस्कुलर डिसऑर्डर होती है या फंक्शनल डिसऑर्डर होती है। वेस्कुलर डिसऑर्डर उस डिसऑर्डर को कहते हैं कि जब इसके ब्लड वेसल्स में कोई डिस्टर्बेंस हो, यानी वो प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई न करे, तो फिर हम इस डिस्टर्बेंस को कहते हैं कि ये वेस्कुलर डिसऑर्डर है। आपको ये भी पता है, मैं ये आपको ये कह चुका हूँ कि 1 मिनट में ब्रेन को 750 मिलीलीटर ब्लड सप्लाई किया जाता है। अगर वेस्कुलर वेसल्स में कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो नर्वस सिस्टम पर एक असर करती है, तो उस असर को हम कहते हैं कि ये वेस्कुलर डिसऑर्डर है। और इसका बेस्ट मिसाल क्या है? पैरालिसिस है, जिसको हम आम पर उर्दू में कहते हैं पालेज। तो ये चीज। दूसरी चीज है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम के उस डिसऑर्डर को कहते हैं कि जब नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में और फॉर्मेशन में जब डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, यानी नर्व इम्पल्स एक तो बनती है, यानी जाती है जाने में, और फिर यानी ट्रांसमिशन में यानी उसके पाथवे में कोई रुकावट आ जाए। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक जब नर्व इम्पल्स जाती है, तो वहां पर नर्व ट्रांसमीटर जो कि केमिकल्स है, उस वजह से उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो फिर उस वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां नर्वस सिस्टम में आती हैं, जैसे एपिलेप्सी। ठीक है ना? तो नर्वस सिस्टम की जो डिसऑर्डर है, आपके कोर्स में जो है, इसी चैप्टर में जो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, स्ट्रोक, मेनिंगाइटिस, और इसके अलावा अल्जाइमर, पार्किंसन, एपिलेप्सी, पैरालिसिस, बहुत सारी डिजीज है। 4 आपके कोर्स में है। हेडेक, ये 4 हम इंशाल्लाह, यानी स्ट्रोक है आपके कोर्स में, अल्जाइमर है, स्ट्रोक है, मेनिंगाइटिस है। ठीक है ना? तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बात यहाँ से शुरू हो गई, वो ड्रग जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फिर उन ड्रग को हम क्या कहते हैं? नारकोटिक ड्रग। तो जी, आज हमने लीगल ड्रग, जो कि निकोटीन एक लीगल ड्रग है, जिसका केमिकल फार्मूला C10H14N2 है। आपको पता है कि निकोटीन तंबाकू, टोबैको प्लांट में मौजूद है, और इसकी रूट में ये बनता है, और फिर लीव्स में एकमुलेट हो जाता है। फिर लीव्स को हम खुश्क करके इनसे निकोटीन हासिल करते हैं। तो ये इसका मुख्तसर सा एक क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो अब जी, इसका मेडिकल यूज क्या है? मेडिकल यूज इसकी ये है कि मुख्तलिफ किस्म के ड्रग को, यानी निकोटीन को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ डिफरेंट ड्रग फॉर्मेशन, और उन ड्रग को फिर हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? जख्मों की इलाज के लिए, यानी ऊंट। और इसके अलावा हमारे ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिफिक एरियाज हैं जो कि निकोटीन की वजह से एक्टिव हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये निकोटीन रेगुलेशन ऑफ मूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि जब हम थक जाते हैं तो फिर हम 1 कप टी
पीने के बाद फिर फ्रेश ताज़ादम हो जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप ले लीजिए, इसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ मूड। तीसरा, न्यूरो ट्रांसमीटर, ये वो केमिकल है कि जब न्यूरो इम्पल्स, ठीक है, न्यूरो इम्पल्स पे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देख सकते हो। तो जब न्यूरो इम्पल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक जाती है, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है, जब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक मैसेज ले जाती है, तो उस वक्त न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। डोपामीन, एसिटाइल कोलिन और इसी तरह नॉन एपिनेफ्रॉन, इसी तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर 100 डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है। उसकी रिलीज में निकोटीन का खास किरदार है। अगर वो रिलीज नहीं होंगे तो फिर एक नर्व से दूसरे नर्व तक नर्व इम्पल्स या मैसेज बिटवीन नर्व सेल नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा, नर्वस इफेक्ट लाजमी तौर पर फिर होगी। इसके अलावा 2 किस्म की डिजीज है, एक पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, और दूसरी अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर डिजीज उस डिजीज को कहते हैं जिसमें आदमी की मेंटल कैपेबिलिटी का ये हाल होता है कि वो अपने बाप, अपने बेटों, अपने बीवी को पहचान होने से कासिर हो जाता है, उनके नाम भूल जाते हैं। सुबह सारा दिन वो बंदा उसके सामने होता है, फिर भी 1-5 मिनट के लिए जब गायब हो जाता है तो फिर वो उसको वो नहीं पहचान सकता। तो ये बुढ़ापे की वजह से तो उस डिजीज को हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज, यानी जब बंदा पहचान से कासिर हो जाता है। जबकि पार्किंसन जब हाथ या पाँव या कोई और पार्ट इस तरह शेकिंग करे, शेवरिंग करे, तो फिर इस डिजीज को क्या कहते हैं, पार्किंसन। पार्किंसन डिजीज का मेन फैक्टर क्या है कि आपके ब्रेन के अंदर जो एक खास किस्म के सेल है वो डेथ हो जाते हैं। जब वो सेल डेथ हो जाते हैं, वो एक केमिकल, वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं डोपामीन। तो इस तरह वो बंदा फिर पार्किंसन। इस डिजीज में मेंटल कैपेबिलिटी ठीक होती है, जबकि इस डिजीज में मेंटल कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये इन बीमारियों की लाने में, अनसेट का मतलब है ले आने में डिले हो जाता है, यानी जरा देर हो जाती है। अगर कोई शख्स निकोटीन इस्तेमाल करता है तो फिर इन दोनों बीमारियों के लाने में ज़रा वो ताख़ीर से आती है, यानी 1 साल 2 साल 5 साल के बाद आती है। डीले का मतलब है कि उसको डीले कर लेती है, ठीक है ना। इसके अलावा निकोटीन की इस्तेमाल हमारी सिगरेट नोशी, यानी एक बंदा दिन में 1 डब्बा सिगरेट पीते हैं, अगर वो निकोटीन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो फिर क्या करते हैं कि स्टॉप स्मोकिंग या कटिंग द नंबर ऑफ सिगरेट, यानी सिगरेट में कमी हो जाती है अगर निकोटीन को वो किसी और तरीके से इस्तेमाल करे। तो जी, यूज़ और मिसयूज़ का क्या मतलब है कि जब आपको मैं बार बार कह चुका हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है ना, कि जब ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो बुरा है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव यूज़ जब हम निकोटीन का करेंगे तो फिर ये खराबियाँ आएंगे। ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 80/120 उससे ज़्यादा होगा। हार्ट बीट, आपको पता है कि नॉर्मल हार्ट बीट 1 मिनट में 72 टाइम है, वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज खांसना ज़्यादा होगा। जबकि ओरल कैविटी, आपके मुंह पर ज़्यादा इस्तेमाल से, निकोटीन के ज़्यादा इस्तेमाल से, इससे एक ख़ास किस्म की बेड स्मेल आएगी, बेड ब्रीथ। और इसके अलावा आपके टीथों को, यानी टीथ्स को जंग लगेगा, स्टेनिंग ऑफ टीथ। इसके ऊपर एक नया कलर, येलो किस्म का कलर नज़र आएगा, तो वो आएगा। इसके अलावा सीवियर केस में अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर ओरल कैंसर भी हो सकती है, मुंह का कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा
इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, दिल की जितनी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है या जितनी भी बीमारियां हैं, वो सारे इस बंदे ये रिस्क पे है। इंसुलिन लेवल, आपको पता है कि पेनक्रियाज में दो हार्मोन हैं जो कि ग्लूकोज के अप और डाउन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना। अब जब इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाता है, इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है, तो फिर बॉडी पर एक असर ये होगा कि इस बॉडी को कैंसर लगेगी, या दूसरी असर ये होगा कि अगर बिफोर मिच्योर तो फिर ये जल्दी से मिच्योर होगा। ये 6-7 साल में, 8 साल में मिच्योर नज़र आएगा, 10-12 साल में ये मिच्योर नज़र आएगा। आप बाज़ लोगों को देखते हो कि उनकी उम्र कम होती है लेकिन वो बहुत बड़ा नज़र आता है। तो वो अपने एज से जब ज़्यादा नज़र आ जाए तो ये वो निकोटीन की खराबी है, जो कि इंसुलिन लेवल जब कम हो जाता है तो यही फ़लसफ़ा इसमें है जी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अगर बहुत ज़्यादा निकोटीन आप पर बहुत तादेर आप पर इफेक्ट करे तो फिर आप मर भी सकते हैं, लीड टू डेथ। वो औरतें जो स्मोकिंग करती है, मुसलमानों में तो कम है, बहरहाल पाकिस्तान में तो अब लोग मॉडर्नाइजेशन को यही नाम देते हैं कि स्मोकिंग करो, तो बहरहाल है, लेकिन यूरो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है ये प्रॉब्लम। तो उन माओं में क्या होती है कि वो प्लेसेंटा, जिसको बच्चादारी कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब बच्चादारी ही डैमेज हो जाए तो फिर बच्चा कहाँ महफूज रहेगा। इसके अलावा मिसकैरेज, जैसी ही जाइगोट बन जाता है कि भाई बच्चे के पोर्टर्स के बनने की चीज़ें शुरू हो जाती है तो वो ज़ाया हो जाता है। मिसकैरेज, अपने वक़्त से पहले ही ओरी का ख़त्म हो जाना, जाइगोट का ख़त्म हो जाना, और फ्री मैच्योर बर्थ, अपने वक़्त से पहले बच्चे का पैदा होना, तो ये वो डिक्रीज स्मोकिंग का कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि साइड इफ़ेक्ट, कि निकोटीन के इस्तेमाल से हमारे बॉडी पर क्या क्या मुज़िर असरात होंगे। तो जी, सबसे पहले है नाजिया। नाजिया का मतलब है कि फीलिंग सिक, आदमी को महसूस हो रहा है कि मैं बीमार हूँ, यानी एक चीज़ उसको आ नहीं रही, बीमार है नहीं लेकिन माँ फीलिंग कर रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं नाजिया। और दूसरा है ओमेटिक, बीइंग सिक, जब आदमी बीमार होता है तो उसको कहते हैं ओमेटिक। डाइस्पेप्सिया, डाइस्पेप्सिया का मतलब है इंजेक्शन, बदहजमी, जब खुराक हजम ना हो रहा हो। हेडेक, सर में दर्द होना, ठीक है ना, जो कॉमन प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर भी है, इंशाल्लाह उस पर हम ब्रीफली कि ये क्यों होता है वगैरह वगैरह। सिम्टम ऑफ फ्लू यानी जुकाम, खांसी, नज़ला जुकाम के अलामात, जिसमें नोज का बहना, खांसना, गले का खराब होना, तो ये सारी चीज़ें। ड्राई माउथ, क्या है ड्राई माउथ? मुंह का खुश्क हो जाना, माउथ अल्सर, मुंह में चाले पड़ जाना, या मुंह में मुंह जख्मी हो जाना, यानी इसमें चाले पड़ जाते हैं, फिर आदमी खुराक भी नहीं खा सकता, प्रॉपर तरीके से बोल भी नहीं सकता। बहुत अल्सर, यानी जैसे स्टमक में अल्सर होते, मायदे में अल्सर होते, जख्म होते, इस तरह माउथ जख्म पैदा। इंक्रीज इन सलाइवा इन माउथ, तो लाब का मुंह में ज़्यादा पैदा होना। लाब का जब ज़्यादा, तो आप ज़्यादा ज़ाया करेंगे, जिसकी वजह से आपको पता है कि सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम है, एमाइलेज, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो वो एंजाइम कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बदहज़मी। अनयूजुअल टेस्ट, बेजायका होना, यानी आपके मुंह का कोई फिर जायका नहीं रहता, तो ये सारी चीज़ें। एची स्किन, आपकी स्किन क्या है उसमें खर्श हो, बार बार आप किसी स्किन के एक पार्ट को, कभी दूसरे पार्ट को, कभी तीसरे पार्ट को, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह इचिंग स्किन होती है। और इसके अलावा स्नेजिंग, बहुत ज़्यादा चींगे आना सॉरी, और इसके अलावा चेस्ट पेन, सीने में दर्द। तो ये सारे निकोटीन के कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट है, और ये मेन इफ़ेक्ट है, और ये इसका इंट्रोडक्शन है, और इसका केमिकल फार्मूला है। ये एक लीगल ड्रग है, बहरहाल एक लीगल ड्रग है, इसके ज़्यादा इस्तेमाल आपको ख़राब कर सकते हैं,
अपने अपने ख्याल रखिए। निकोटीन को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन इतना ज़्यादा भी इस्तेमाल न करें कि आपकी बॉडी पर वो डाइवर्स इफ़ेक्ट करे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। एक टॉपिक इसमें रह गया है ड्रग में, आपके कोर्स के मुताबिक नर्वस कोऑर्डिनेशन में, जो कि अल्कोहल है। इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द मैं आपके लिए बनाऊंगा कि अल्कोहल यानी शराब, इसकी क्या क्या असरात है, इसकी क्या क्या मेडिकल यूजेस है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है। इंशाल्लाह उस पर लाजमी तौर पर डिस्कशन करेंगे। आपका सर आपके कोर्स में किसी भी टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं होगा, हर टॉपिक आपके लिए अपलोड करेगा। तो लाजमी तौर पर वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो लाजमी तौर पर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना भी आप अपने लेवल, अपने क्लास के लेवल के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपका सर आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाएंगे, इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कोशिश बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप मुझे जब हौसला देंगे, जब आप लाइक देंगे, जब आप कमेंट्स करेंगे, जब आप रिस्पांस देंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं भी इसी तरह आपको रिस्पांस दूंगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।